हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो फाइनली आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीएमए के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसके साथ में सीएस और सीए के भी एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। रिसेंटली हमारी फेज़ 1 की टेस्ट सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है, उससे मुझे कुछ इनपुट्स मिले हैं। जब हम आंसर शीट को चेक करते हैं, स्टूडेंट्स के माइंडसेट को जानते हैं, तो मैं पर्सनली उनसे कनेक्टेड रहता हूँ। तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। फेज़ 1 की टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ 15 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप भी टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो www.cmacard.com पर जा सकते हैं या www.gyansagarclasses.com पर जाकर के भी जो है आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जा सकते हैं। जो पेपर हो गए हैं विद क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपको मिलेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, और जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग देगा उनके आंसर शीट चेक हो करके विद रिकमेंडेशन भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो कि आपको बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम और आफ्टर एग्जाम फॉलो करने चाहिए। देखिए, तो मैंने आपका एक जो टाइम पीरियड है उसको बिफोर द एग्ज़ाम और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और आफ्टर द एग्ज़ाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखिए, एग्ज़ाम में सबसे पहले बात होती है कि स्लीपिंग टाइम को कैसे मैनेज करें। देखिए, आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीपिंग टाइम जो है आपका रखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको सैक्रिफाइस करते हैं, और अगर आप इसको सैक्रिफाइस करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में या एग्ज़ाम टाइम पर जाकर के दिखेगा। कई लोग एग्ज़ाम से पहले सो करके ही नहीं जाते हैं, वो पूरा रात पढ़ते रहते हैं। ये एडवाइजेबल नहीं है, आपको सो करके जाना है। इसी के साथ साथ स्लीपिंग हैबिट ये भी बनानी है कि जिस टाइम पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप अभी भी सोते हैं तो आपको उस टाइम में नहीं सोना। इट मीन्स दिन में उस टाइम पीरियड में आपको अभी नहीं सोना है जिस टाइम पर आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम टाइम पर जो हमारा एक शेड्यूल होता है, तो हमारी बॉडी इस तरह से ढल जाती है कि हमको उस टाइम पर नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपना शेड्यूल अभी से ही ऐसा प्लान करें ताकि एग्ज़ाम टाइम के साथ में आपका एज सच कोई भी क्लैश ना हो। तो ये पहली चीज़ है जो आपको स्लीपिंग टाइम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखनी है। और फूड भी आपको थोड़ा लाइट लेना है, बहुत हैवी फूड नहीं लेना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी तबीयत खराब ना हो। तो फूड से रिलेटेड भी आप ध्यान रखिए, और जितने ज़्यादा विटामिन हो चुके हैं, प्रोटीन हो चुके हैं, वो लीजिए। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जिससे आप अपने लाइफ में एक स्टेज आगे जाने वाले, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ राइटिंग प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, बेसिकली ये मैंने रिकॉर्डेड वाले इन स्टूडेंट्स में देखा है कि वो हाथों से तो कुछ लिखते ही नहीं है, वो क्लासेस ले लेते हैं बट उनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, उस वजह से उनका पेपर पूरा नहीं होता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए। टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, क्या आप उस 3 आवर्स में पेपर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और पेपर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, पूरे एंड तक वीडियो आप देखना, क्योंकि जब आप लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स मैंने देखी है जो मैं आपको यहीं पर इसमें बताने वाला हूँ। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका पेपर कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है। अब इस राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कौन सा पेन यूज़ कर रहे हैं इसका भी होता है। यस, आपने सही सुना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, न्यू पेन बाय कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको न्यू पेन बाय नहीं करना है। आपको यूज्ड पेन ही वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम पर यूज़ करना है, लेकर के जाना है। तो आप क्या करिए, अभी ऑलरेडी एटलीस्ट 10 पेन ले आइए, उनको थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के बाद क्या होता है, देखिए पेन की इनिशियल राइटिंग क्लियरिटी, जब आप शुरू में किसी पेन से लिखते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है कंपेरेटिवली, और इसका डिफरेंस तब पता चलता है जब हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है। तो ये पेन भी आपके 4 to 5 मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो आप बिल्कुल भी न्यू पेन लेकर के ना जाइए। आप अभी ऑलरेडी 10 पेन तो आपके लग ही जाने हैं, तो वो लेकर के जाइए और प्रैक्टिस करिए कि उन्हीं पेन से लिखे, वही कंपनी का पेन यूज़ करें, ताकि आपका हैंड उस पर उसी तरीके से एडजस्ट हुआ रहे और ये प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग एग्जाम टाइम पे न्यू पेन लेते हैं और पेन भी ऐसा जो कि वो पहले यूज़ ही नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करें, जो भी पेन आप यूज़ करते हैं उसे यूज़ करें, बॉल पेन ही यूज़ करें, यही एडवाइजेबल रहेगा। सेम थिंग विद द कैलकुलेटर, आपको सेम कैलकुलेटर यूज़ करना है जो आप पहले यूज़ करते थे। और ध्यान रखें, कैलकुलेटर में m+ ये वाले फंक्शंस होने चाहिए, ताकि आप बड़ी वाली कैलकुलेशंस को इजीली कर पाए। एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों को लेकर के नहीं जाना है, नहीं तो ये आपको अलाउ नहीं होगा और एक प्रॉब्लम क्रिएट आप लोगों के लिए हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा।
और एक टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर से दिए, मैं रिकमेंड करता हूँ, कैसे भी दे कहीं भी दे, टेस्ट सीरीज जरूर से दे। जैसे मैंने बताया हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेज होती है, बट यहीं पर पता चल जाता है कि हमारी क्या कमी है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी यहीं पर पता लग जाता है। तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आपको पूरा एग्जाम पैटर्न की तरह पेपर होगा, वही फिर आप आंसर शीट सबमिट करेंगे, फिर वो चेक होके मिलेगी, सजेस्टेड आंसर भी मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज भी देने की कोशिश करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस पहले से हो जाए। और जब आप, अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ कि टेस्ट सीरीज देंगे या मेन एग्जाम देंगे, तब आप पेपर सॉल्व करते हैं। अब ये पेपर सॉल्व करते टाइम क्या हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, तो वो चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। सबसे पहले देखिए हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर हम पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस की कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए रहने वाली है। एमसीक्यू में आपको ऑप्शन लिखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन ही नहीं लिखते। ऑप्शन मीन्स ए बी सी और डी, वो भी कैपिटल के अंदर, स्मॉल में नहीं लिखना है। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं आप, है ना, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं डायरेक्टली। डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन्स आप ये नहीं बताएंगे ए सही है बी सही है, डायरेक्टली राइट आंसर लिख देते हैं, उसके कोई मार्क्स नहीं होते और मार्क्स कट जाएंगे, एक मार्क भी नहीं मिलेगा। राइट ऑप्शन चूज करना होता है तो ए बी सी डी लिखे छोड़ दे, सजेस्टेड आंसर में भी वही आता है। पूरा ऑप्शन लिखने की नीड यहाँ पर आपको नहीं होती है। तो इस चीज को आप नोट करके रखिएगा कि आपको ओनली ए बी सी डी राइट और करेक्ट आंसर ही लिखने हैं। इसके बाद में बात आती है जब लोग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं आप लोग, तो उसमें भी पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। नहीं लिखना है, ओनली करेक्ट आंसर वाला ही लिखना है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इस ब्लैंक पार्ट में क्या आएगा वही लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। ये टाइम सेविंग टेक्निक है, इससे काफ़ी टाइम बचेगा और आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। और DT IDT आप लोगों को पता है एक पेपर हो गया है इंटर के अंदर, न्यू सिलेबस वाले जो है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करें। इसके अलावा मैं बात करूं जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में काफी लोग टी एफ ये लिख देते हैं। टी और एफ क्या है? टी फॉर टोटल भी होता है, एफ फॉर फ्रेंड भी होता है, कुछ भी हो सकता है। फिर तो टी और एफ नहीं लिखना है आपको, पूरा का पूरा ट्रू और फॉल्स आपको लिख करके आना है। और रीजन तभी लिखना है जब क्वेश्चन पूछे, अदरवाइज अपने पास से ज़्यादा दिमाग लगा के आप लोगों को रीजन नहीं लिखना है, ये एडवाइजेबल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। और भी काफ़ी बहुत सारी बातें बताने वाले हूँ मैं आपको, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स होती है और आप लोगों को पता नहीं होती। अब देखिए जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, जस्ट सपोज ये आपकी कॉपी का पेपर है, तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखना है। जैसे आपने लिखा आंसर मिड के अंदर 2A, क्योंकि जब आप यहाँ लिखते हैं ना तो काफ़ी बार वो दब जाता है, और ये क्लियर होना चाहिए, एंश्योर करिए। काफ़ी लोगों का समझ ही नहीं आता, 5 लिखा है 7 लिखा है 6 लिखा है, वो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जामिनर के लिए इरिटेटिंग होता है। मैं जब खुद कॉपी चेक करता हूँ कि एक तो आंसर चेक करना, ऊपर से हम क्वेश्चन नंबर भी हमें ही ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप मिड के अंदर लिखें। और एक रूल आप लोगों को पता नहीं है, सब पार्ट जो होते हैं वो सीक्वेंस में होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका आंसर कट किया जा सकता है। इट मीन्स 2 का A, देन फिर आंसर आप 2 का B करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले तो 2 का B कर दिया फिर 2 का A कर रहे हैं, ये गलत है, टोटली रॉन्ग है ये। हाँ, आप डायरेक्टली 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, दैट इज अलाउड, बट एक क्वेश्चन चूज करने के बाद उसके जो सब पार्ट है वो सीक्वेंस में होने चाहिए। एक ही कंडीशन है जब सीक्वेंस में हो नहीं चलेगा, वो क्या, आप 2 का A कर ही नहीं रहे, आपको आता ही नहीं है, आप छोड़ रहे हैं, तो डायरेक्टली आप 2 का B करिए, कोई भी इश्यू उस सिचुएशन में नहीं होगा। एक और चीज जो आप लोगों के लिए ध्यान में रखने वाली, कुछ पेपर सेक्शन में आते हैं, जैसे DT IDT का पेपर ही ले लूं मैं, तो एक तो सेक्शन A आएगा और एक सेक्शन B आएगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। कई लोग क्या करते हैं, सेक्शन A के MCQ और B के MCQ एक ही जगह सॉल्व कर लेते हैं, एक नहीं, ये भी गलत है। आपको सेक्शन A लिख के सेपरेटली सॉल्व करना है, सेक्शन B सेपरेटली सॉल्व करना है। सेक्शन A के MCQ सेक्शन A के साथ में रहेंगे, B के MCQ B के साथ में रहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। और एक बात जरूर से क्वेश्चन में पढ़ लेना, मेरी ये एडवाइस रहेगी, देखो 90% मिस्टेक्स जो मैंने नोट करी है क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ने की वजह से होती है। एंड तक क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन की लास्ट लाइन तक जाए कि वो पूछना क्या चाह रहा है, इसका ध्यान रखना, वरना एग्जाम में तुम लोग मिस्टेक करते हुए बहुत ज्यादा
इस चीज़ का ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही आंसर स्टार्ट करना। अपने माइंड में पहले से ही आप क्या करते हो, उसका आंसर फ्रेम कर लेते हो, अच्छा ये तो वही है जो मैंने पढ़ा था, अच्छा ऐसे ही तो सॉल्व करना, वो नहीं करना है आप लोगों को। आप ध्यान रखिए, पूरा क्वेश्चन एंड तक पढ़िए, देन उसके बाद ही आप आंसर करना स्टार्ट करिए, उससे पहले आपको आंसर करना स्टार्ट नहीं करना है। अब कई बार क्या होता है, 3 आउट ऑफ 4 करने हैं, बच्चों के पास इतना खाली टाइम है, सर 4 के 4 करके आ गया मैं, आपके जो स्टार्टिंग के 3 है ना वही वैलिड होंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन वैलिड ही नहीं होगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं उसके कोई भी मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिए। इवन इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने क्वेश्चन करने हैं उतने ही करेंगे, ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे आप थ्योरी का क्वेश्चन लिख रहे हैं और एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करना होगा। देखिए थ्योरी में आप लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे पैराग्राफ लिख देते हैं, ये गलत है। आप इनको कोशिश करिए या तो पॉइंट में कन्वर्ट करें आप, या फिर 2 लाइन लिखें, फिर गैप दे, फिर 2 लाइन लिखे, फिर गैप दे, तो ऐसे सिस्टमेटिक लगना चाहिए। एक इतना बड़ा एग्जामिनर, आप सोचो इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे पढ़ेगा, वो पढ़ता जाएगा, फिर ऊपर वाला भूल जाएगा वो। तो इसीलिए इसमें एडवाइस यही रहेगी कि आप जो है पॉइंट फॉर्म में लिखे, या फिर पैराग्राफ बना रहे तो ऐसा बनाए 2 to 3 लाइन लिखी, देन 1 लाइन छोड़ के फिर 2 to 3, इस तरीके से एक सिस्टमेटिक लगता है। आप सोचिए बुक में आपको पूरे पेज पे एक ही, कुछ बिना स्पेस दिए एक ही पेज पे सब कुछ कंटेंट दे दे, कितना हार्ड लगता है वो देखने में और कितना अजीब लगता है, समझ भी नहीं पाते हम लोग। तो वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। इसके अलावा थ्योरेटिकल में कई बार डिसीजन देने होते हैं आपको कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ऐसे पूछते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या ये सही है कि नहीं, ये स्टेप सही है कि नहीं, पहले वो आंसर दो। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली ऐसा कुछ पूछा गया है, वेदर दिस स्टेप ऑफ द असेसी या दिस पर्सन का स्टेप करेक्ट है या नहीं, यस ये डिसीजन करेक्ट है, ये है, देन आपकी एक्सप्लेनेशन एज पर सेक्शन दिस ये होता है वो होता है। कई बार एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में या छोटे क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है, तो आपके लिए एडविजिबल ये एज ए एग्जामिनर मैं बता सकता हूँ कि क्या एग्जामिनर को क्या चाहिए। देखिए एज ए एग्जामिनर मैं बोलूँगा, एग्जामिनर अपना वर्क कर रहा है, उसको चाहिए कि उसे इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाए, इजीली वो कॉपी आंसर शीट चेक कर ले। तो इसके लिए चाहिए कि आपका जो मेन आंसर है उसको पहले क्योट करें, और जब आप ऐसे पैराग्राफ लिखते हैं तो हाईलाइट करें कि ये मेरा मेन आंसर है, उसको आप डबल अंडरलाइन कर दे या उसको थोड़ा डार्क कर दे, बोल्ड कर दे, इस तरीके से आप हाईलाइट करिए। इससे आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे, और ये रैंकर्स के मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज होते हैं। मैं खुद ऑल इंडिया रैंकर हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे पा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं, लेट सपोज आपने एक फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर अमाउंट, और आपने अमाउंट लिखे पूरा, और रुपीज़ का साइन भी लगाए, करेंसी के भी मार्क्स होते हैं, ऊपर हेडिंग प्रॉपरली लिखे। कई लोग ये फॉर्मेट ही नहीं बनाते या हाथों से बना देते हैं, हाथों से नहीं बनाना है। ये देखो, अब एक तो स्केल से किससे बना हुआ ये फॉर्मेट है, और ये कि डायरेक्टली बना हुआ फॉर्मेट है, आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो आपको स्केल का यूज़ करके फॉर्मेट बनाना है फटाफट से, उसमें प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करनी है। अगर आप प्रेजेंटेशन ठीक नहीं करते हैं तो भी आपके मार्क्स कटने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, चांसेस, और कटते ही है। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई चीज़ एग्जाम्प्ट लिखी ही नहीं उन्होंने, बोले ये तो एग्जाम्प्ट है क्या लिखनी, ये तो टैक्सेबल ही नहीं होती क्या लिखनी, या अकाउंटिंग में कॉस्टिंग में भी करते हैं। नो, अब आपको लिखने हैं नोट, नोट लिखना होगा, नोट नंबर 1 2 3। बिलीव मी, जितने ज़्यादा नोट उतने ज़्यादा मार्क्स, ये माइंड में रख लिए आप। जितने ज़्यादा नोट्स लिखेंगे और नोट्स टू आपको योर आंसर के नोट देंगे, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये नोट अगर आप स्पेसिफिकली लिंक कर दे कि ये अमाउंट इसका नोट नंबर 1 है, तो ये सोने पे सुहागा है, रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता तुमको, अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हो। और ऑब्वियसली आंसर तो सही होना ही चाहिए, तो आप लोगों को ये चीज़ें भी फॉलो करनी है, और ध्यान में रखना है कि ऐसे ही हमको प्रेजेंटेशन करनी है। जो भी आप एग्ज़ाम दे, और जो लोग टेस्ट सीरीज़ देने वाले आने वाली, तो उनको इसी तरीके से सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी है, टेस्ट सीरीज़ देनी है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं, चाहे थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये मैंने आपको बता दिए, इसी तरीके से आपको फॉलो करना होगा। अब इसके बाद में देखिए बात क्या आती है कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, तो सर आफ्टर दी एग्ज़ाम हम लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम के बाद में हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में बात आती है। देखिए आफ्टर दी एग्ज़ाम आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहली गलती तो जो आपको नहीं करनी है, बच्चे क्या करते हैं, पेपर के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं, तेरा कैसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, अच्छा इसका आंसर क्या था, ये क्या था। आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है इसमें,
कोई भी डिस्कशन आप लोगों को नहीं करना है, कोई भी डिस्कशन आप लोगों को नहीं करना है, ये ध्यान रखें। आपने आपका पेपर दे दिया, आराम से घर पे आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, चाय पियो, नाश्ता करो, और उसके बाद में नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लग जाओ। यस, हाथों हाथ आपको नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लग जाना है। और पेपर से पिछले वाला दिन है ना, उसको ज़्यादा यूटिलाइज करो। जिन लोगों का 2 o'clock एग्जाम होता है वो क्या करते हैं, सोचते हैं कल भी पढ़ लेंगे, नहीं, जितना ज़्यादा हो सके आज ही यूटिलाइज करो। आप आराम से 12-1-2 बजे तक पढ़ो, देन सो जाओ आप, ठीक है। और कोर्स में पहले ही जब आप लोग पढ़ रहे हैं तभी आप मार्क करके रखो कि एग्जाम टाइम पे मुझे ये क्वेश्चन करना है, ये चीज़ें करनी है। और नेक्स्ट पेपर जब सारे पेपर पूरे हो जाए, ये वेदर इट इज़ 4 और 8, तो आराम से पेपर लेके बैठो, इवेल्यूएशन करो कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें किसी की मनाही नहीं है। देखो, जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें अच्छा होगा तो खुशी हो जाएगी, बट वो खुशी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी नेक्स्ट पेपर पे, आप ध्यान रखिए। बट अगर गलत हुआ और उसका दुख, उसका प्रेशर आपके अगले पेपर को खराब कर सकता है। और याद रखिएगा, स्टार्टिंग के 1-2 पेपर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे खराब हुए, ये सबके साथ होता है। आपको पेपर सारे देने हैं, उसी डेडिकेशन के साथ देने, एंड बिलीव मी आप लोग पास हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिथ है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए और अच्छे से आप लोगों को जाकर के पेपर को फेस करना है। तो होपफुली ये सारी एडवाइस मैंने आपको देने की कोशिश करी, आप लोगों को समझ आई होगी, और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी सवाल हैं, वो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अगर और भी कोई आपका सवाल या डाउट ले जाता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पर्सनली सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।